आज हम लोगों के साथ सुधीर है। सुधीर का इस साल गेट में 24th रैंक है। इन्होंने क्रिएटर्स का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो पहले मैं सुधीर को वेलकम करना चाहूँगा और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे सुधीर से कि इन्होंने तैयारी कैसे की, कैसे इन्होंने क्लासरूम के साथ अपनी तैयारी को मैनेज किया। वेलकम सुधीर। थैंक यू सर। तो सुधीर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपने बीटेक कब करी और कहाँ से करी थी? मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी मंडी से 2016 में पास आउट हूँ। अच्छा, तो फिर ये आपका गेट का मेरे ख्याल से 3rd अटेम्प्ट रहा होगा। हाँ सर, मेरा 3rd है इस बार। अच्छा, तो पहली बार आपका गेट में 2016 में कितने मार्क्स थे? 2016 में मेरे 52 मार्क्स थे। उस टाइम मैंने जस्ट 2 महीने प्रिपरेशन की थी, दिसंबर और जनवरी में। तो आईआईटी मंडी तो वन ऑफ द न्यू आईआईटीज़ है, तो फिर आपका मोटिवेशन क्या रहा बेसिकली गेट की तैयारी करने के लिए? सर, जब मैं लास्ट ईयर में था उस टाइम हमारे कॉलेज से प्रदीप सिरवी की फर्स्ट रैंक आई थी, वो 2015 में। यस, उसने भी क्रिएटर्स का क्रैश कोर्स यूज़ किया था। और उस टाइम ऐसे लगा कि हाँ कि प्लेसमेंट के लिए कोर कंपनीज नहीं आ रही थी कैंपस में, तो लगा कि पीएसयू ही बेस्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए गेट ही एक वे था। तो जैसे 2016 में आप क्या फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे या फिर डायरेक्टली सिर्फ पीएसयू की तैयारी कर रहे थे? नहीं, कैंपस प्लेसमेंट में बैठा भी था मैं। एक हैदराबाद में मेरा प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट भी हुआ था और एक दिल्ली में मेरी प्रोजेक्ट इंटर्न लगी थी। तो आफ्टर दैट मैंने वो प्रोजेक्ट इंटर्न ज्वाइन कर ली थी। मेरे उलगा मैं उसके साथ साथ प्रिपेयर कर लूँगा 17 के लिए। लेकिन जब कैंपस प्लेसमेंट हो गया था फिर गेट के लिए दोबारा जाने की या गेट के लिए क्यों हमने सोचा? कैंपस प्लेसमेंट का वही था कि पैकेज का है कि कोर में इतना पैकेज नहीं रहता प्राइवेट कंपनीज में, पीएसयू में बेस्ट अच्छा रहता है थोड़ा। तो आपकी जो हैदराबाद में प्लेसमेंट हुई थी वो कौन सी कंपनी थी? एग्जैक्ट हम तो याद नहीं उसका। अच्छा, नाम याद नहीं है। तो उसका पैकेज कुछ ऑलमोस्ट कितना था? उसका 6.5 पैकेज था पर एनम। अच्छा। तो फिर आपने 2017 की तैयारी के लिए सोचा? 2017 की तैयारी के लिए सोचा था। फिर यहाँ मैंने जब इंटर्न ज्वाइन की तब मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। नवंबर तक वो तो आपने इंटर्नशिप कब से स्टार्ट की थी? जुलाई से इंटर्न स्टार्ट की। अच्छा, तो अक्टूबर तक वो इंटर्न चली थी, तब तक मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो इंटर्नशिप वो पेड थी या फिर मतलब पेड नहीं था उसके अंदर? नहीं, वो पेड थी। अच्छा। तो उसके अंदर भी आपका सैलरी था? हाँ, तो उसमें प्लेसमेंट वगैरह कोई ऑप्शन नहीं था आफ्टर इंटर्नशिप? नहीं सर, उसमें प्लेसमेंट का नहीं था। उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट था मेनली वो। अच्छा। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, वहाँ वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही थी वो। अच्छा। तो फिर अक्टूबर में इंटर्नशिप खत्म हो गई, उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद फिर मैंने नवंबर से घर जाके प्रिपरेशन स्टार्ट की सेल्फ ही। अच्छा, नवंबर से? नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने प्रिपरेशन की थी। और उसमें मेरे को लगा कि मैंने 16 में मैंने 2 महीने कवर कर रखा है, तो मैं कि 17 में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने 3 महीने में मैं दोबारा, मेरे को गैप हो गया था ना बीच में 4 महीने का, तो मेरे को दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा और मैं थ्योरी ही कवर कर पाया। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है कि 1 साल ड्रॉप लेने के बाद सेकंड ड्रॉप जो है काफ़ी एक क्रूशियल वो हो जाता है फैक्टर। हर कोई नहीं कर पाता है दोबारा ड्रॉप, है ना? हाँ नहीं सर, वही था ना, मैं 17 में मेरे को ये पता था कि मेरी एक ही मिस्टेक थी कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की मैंने। तो मैं वो करूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे रैंक ला सकता हूँ। तो घर वालों ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करो तुम। फिर जैसे 2017 का गेट रिजल्ट आया, उसके बाद कैसा रहा? मार्च में ऐसे रिजल्ट आ गया? सर, मार्च में फिर मैं डीमोटिवेट हो गया था कि रैंक बहुत पीछे आई थी। तो रैंक पीछे आने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने तक घर पर रहा। मैं बहुत सोचा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। फिर साथ में ये भी माइंड में आ रहा था कि मैं ईएससी की भी प्रिपेयर कर लूँ कि 1 साल पूरा है अभी, कि ईएससी और गेट दोनों कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर अप्रैल में मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि मैं सेल्फ प्रिपेयर करता हूँ, कोचिंग का मेरे माइंड में था नहीं। तो मैंने ईएससी के लिए जीएस पढ़ना स्टार्ट किया। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया था एनवायरनमेंट का। अच्छा। फिर मैं लगा कि मैं ईएस के लिए बहुत स्लो चल रहा है, ऐसे हो भी नहीं पाएगा। गेट की भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना एक ही तो मोटिव था कि वही बाकी था लास्ट ईयर का। तो उसके बाद मैंने, एक मेरा फ्रेंड भी आ गया था, दूसरा कॉलेज के पास आउट था। तो फिर हमने साथ में सोचा कि सेल्फ करते करते नहीं हो पा रही थी, बहुत स्लो चल रहे थे हम। मोमेंटम नहीं बन पा रहा। मोमेंटम भी नहीं बन रहा, वो प्रैक्टिस के लिए हमें मतलब मोटिवेशन नहीं मिल रहा था अंदर से कि हम खुद प्रैक्टिस करें इतनी ज़्यादा सेल्फ से। फिर हमने जुलाई में हमें पता लगा कि क्रिएटर्स का एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। और वैसे मैं वीडियो सारी फॉलो कर रहा था इसकी, मेरे को पता था ये जो भी स्ट्रेटजी थी मैं उन्हीं से फॉलो कर रहा था। पर जब स्कॉलरशिप टेस्ट दिया हमने, तो उसके थ्रू हमने जुलाई में क्रिएटर्स का फिर बैच ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो जुलाई
जुलाई में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है आप लोग मिड में ज्वाइन किए थे, हाँ, तब तक हम 20 लोगों का जुलाई। नेटवर्क और मशीन्स का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो जो आपका पोर्शन छूट गया था फिर वो आपने कैसे कवर किया पहले? तो सर हमने अराउंड 2 मंथ तो सेल्फ की थी, उस टाइम हमने नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया था। अच्छा। और यहाँ भी कोचिंग में नेटवर्क हुआ था और मशीन हुआ था। तो मशीन का ये था कि दूसरी मतलब यहाँ क्रिएट्रेक्स में पूरी मशीन वो काफ़ी 1 महीने तक चली थी, तो बाकी 2 पार्ट में इतना टाइम मिल गया कि मैंने पीछे वाला भी कवर कर लिया था। अच्छा, तो जनरली जैसे क्लास ड्यूरेशंस रहते हैं, जो कि मैं सभी को बताना चाहूँगा कि क्लास ड्यूरेशन हम लोगों का 6 आवर्स रहता है। हाँ, तो उसके आसपास आपका क्या शेड्यूल रहता था? 6 आवर्स के बाद करते कैसे थे, किस तरह से मैनेज करते थे टाइम को? सर क्लास 6 आवर की थी तो उसमें थ्योरी कवर हो गई। रूम पर जाके दोबारा थ्योरी पढ़ने का मेरे को लगा ही कोई मतलब नहीं है, कि वो थ्योरी दोबारा करेंगे तो फिर वही टाइम नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल लगाए थे, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल लगाए थे। तो एक दिन का मतलब टारगेट कैसे सेट करते थे? नंबर ऑफ आवर्स की टर्म्स में करते थे या टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चन की टर्म्स में होता था? ये कैसे डिसाइड करते थे कि बेसिकली आज के दिन में मुझे कितना कवर करना है? सर नंबर ऑफ आवर्स और वैसा नहीं था, जिस दिन जो टॉपिक कवर हो गया क्लास में उसके सारे न्यूमेरिकल कवर करने हैं उस दिन जाके। अच्छा। ये टारगेट था मेरा। ठीक है, तो जो टॉपिक हो जाता था तो उसके कवर कर लेते थे। तो रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करते थे? क्या सिर्फ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाते थे या फिर प्रीवियस ईयर या कोई और बुक भी रेफर करते थे? नहीं सर, स्टैंडर्ड बुक का तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट के मटेरियल लगाया था, प्रीवियस ईयर की बुकलेट लगाई थी, तो कॉन्सेप्ट के मटेरियल से मेरे को ये लगा कि स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उससे टाइम वेस्टेज ज़्यादा है। और उस मटेरियल में 3-4 बुक्स के सारे क्वेश्चन उसमें थे, तो अच्छा। बुक्स में फॉलो करूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मेरे को सर्च करने पड़ेंगे क्वेश्चन गेट के लिए। इससे अच्छा मैं कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ अच्छे से। मैंने वही कवर किया था बस। तो आपने पहली बार में सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर किया, तो उस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो नहीं किए? नहीं, उस टाइम प्रीवियस ईयर कर लिए थे मैंने, साथ साथ में 2 ही चीज़ की थी, कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर दोनों साथ साथ कॉन्सेप्ट और follow प्रीवियस ईयर 2 ही किए थे। तो जितना कि मैं जानता हूँ आपका जैसे ईएससी प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है, हाँ तो सर। उसके लिए आपने कुछ साथ साथ स्पेशल एफर्ट दिया या फिर सिर्फ गेट पे फोकस कर रहे थे? जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की उस टाइम तो मेरे माइंड में था नहीं ईएससी की, कि मेरे को लगा कि जॉब लेना बहुत ज़रूरी है इस साल, तो ओनली गेट पे फोकस करते हैं। पर साथ साथ में मैं ईएससी के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कवर कर रहा था, और कुछ अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था मैंने फिर। ठीक है, तो गेट और प्रीवियस ईयर, ईएससी प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट। तो डेली मतलब सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिल जाता था? डेली 6 घंटे क्लास होती थी, उसके बाद टाइम तो वैसे 5 या 6 घंटे तक मिल जाता था। 5 या 6 घंटे अपना सेल्फ स्टडी करने हाँ, का? पर मैं जो प्रैक्टिस करता वो 4 से 5 ही हो पाती मेरी। अच्छा, 4 से 5 घंटे। 4 से 5। तो जनरली प्रैक्टिस में स्ट्रेटेजी क्या रहती है? कि जैसे जनरली बच्चों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि 8 या 10 घंटे हम पढ़ेंगे तो ही गेट निकल सकता है, अच्छी रैंक आ सकती है। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि 4 या 5 घंटे ही पढ़ करके भी हम लोग ज़्यादा कवर कर सकते हैं? सर वो 8 या 10 में मेरे को लगता है ऐसे होता है कि वो थ्योरी भी कवर करते हैं रूम पे जाके, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता, फिर वो टाइम 8 या 10 पहुंच जाता है। इससे अच्छा जो मैंने फॉलो किया वो यही था कि थ्योरी नहीं करके मैंने डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना किए थे। और जब कोई प्रॉब्लम आई मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व कॉन्सेप्ट में या प्रीवियस ईयर में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी, तब मैंने थ्योरी के नोट्स देख लिया था। तो मतलब ये क्लासरूम जाने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा कि अगर आप क्लास फॉलो कर रहे हैं तो थ्योरी के लिए ना तो बुक्स फॉलो करें, ना ही तो कोई लेक्चर्स फॉलो करें, रेदर सिर्फ क्वेश्चंस पे वर्क करें सेल्फ स्टडी टाइम में। तो अब बात ये आती है कि जैसे आपका शेड्यूल किस तरह से चला? मशीन्स कवर हो गया, उसके बाद आपने कैसे किया? उसके बाद क्या क्या रहा? मशीन के बाद हमारा मैथमेटिक्स हुआ था, अच्छा। फिर पावर सिस्टम हुआ था। फिर पावर सिस्टम के बाद पावर सिस्टम तक तो हमारा यही था कि एक एक सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट चल रहा था, वही मैं रूम पर जाके प्रैक्टिस करता घर पर जाके। फिर जब पावर सिस्टम कवर हो गया था उसके बाद रिवीजन स्टार्ट किया, जो पहले के सब्जेक्ट कवर हो चुके थे, जैसे नेटवर्क, मशीन, मैथ और पावर सिस्टम, 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके थे। फिर एनालॉग के साथ साथ एक सब्जेक्ट पहले वाला जो कवर हो चुका था वो रिवीजन के लिए स्टार्ट किया मैंने फिर। तो रिवीजन में मतलब किस तरीके से मैनेज करते हैं? रिवीजन में रिवाइज किया कैसे जाता है बेसिकली? मैंने फर्स्ट टाइम जब रिवाइज किया तब भी मैंने थ्योरी दोबारा नहीं कवर की, थ्योरी दोबारा नहीं की। मैंने, मेरे पास क्रैश का मटेरियल था। अच्छा। तो उस टाइम उसके बहुत अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है क्रैश के, तो मेरे को लगा बार बार वही क्वेश्चन करने से अच्छा है कि नए कोई क्वालिटी क्वेश्चन कर लो, तो उनसे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे और रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने जाता हूँ और मेरे को कोई कॉन्सेप्ट याद रहेगा 3-4 महीने बाद, ये तो थोड़ा सा कम चांस होता है कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा वो बन जाएगा। हाँ, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठा हूँ और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उतनी फ्लुएंसी नहीं आ रही, शायद जो पहली बार थी? हाँ सर, वो नहीं होता। जैसे मेरे सिंक्रोनस मशीन में ये था कि मैं भूल गया था बहुत सारी चीज़ें। अच्छा। तो वही, तो जब मैं चीज़ें भूलता उसी टाइम मैं थ्योरी नोट्स उठाता और पढ़ लेता।
मतलब बेसिकली कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप रिवाइज कर लो, उससे कवर कर लो नोट्स वगैरह से। हाँ सर। लेकिन हमेशा मेजर फोकस जो है अपने को सिर्फ क्वेश्चंस में ही रखना चाहिए। लेकिन जनरली होता है कि जैसे ईएस का एग्जाम है, उसके अंदर थ्योरी ओरिएंटेड भी चीज़ें हैं। अब आपने जैसे क्वेश्चंस पे फोकस रखा, तो फिर ईएस को हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं साथ साथ? सर इस लास्ट 2 ईयर से ये हो रहा है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ईएस वाले भी न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा। तो वैसे थ्योरी भी क्लास में इतने अच्छे से कवर हो गई थी कि मैं सारे थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था आते तो भी, पर इस बार ज़्यादा न्यूमेरिकल का फोकस था, तो न्यूमेरिकल की अप्रोच मेरी थी बहुत अच्छी हो गई थी लास्ट। और जनरली क्या होता है, जैसे कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं इलेक्ट्रिकल में, मशीन्स, पावर सिस्टम, इसमें बच्चों को क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल्स कैसे टारगेट करें, कैसे कवर करें। तो इसमें न्यूमेरिकल कमांड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग अलग से? सर मेरी भी लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम थी, मशीन की प्रॉब्लम थी, एनालॉग की, 1-2 और सब्जेक्ट थे जिनकी यही थे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करूँ। ये चीज़ मेरे को क्लास से आइडिया लगा कि जैसे क्लास में हर एक टाइप का न्यूमेरिकल अप्रोच का आइडिया हो गया था, और ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जा रहे हैं, कोई नेटवर्क कवर किया है तो उसकी अप्रोच लगा के भी हम एनालॉग में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही मशीन में भी ये था कि नेटवर्क यूज करके हम मशीन में कर सकते हैं। तो बेसिकली टारगेट अपने को ये करना चाहिए कि जितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन का एक ट्रिक पता होना चाहिए, एक मेथड पता होना चाहिए कि कैसे क्रैक कर सकते हैं। बट स्टिल होता क्या है कि मशीन, पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं। अब जैसे तुमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया किसी सब्जेक्ट के साथ, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे? 5-6 घंटे ही मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसमें मैं नया सब्जेक्ट भी कर रहा हूँ, रिवाइज भी कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम कैसे डिवाइड कर पाऊँगा मैं? सर जैसे नया सब्जेक्ट चल रहा है कोई क्लास में, उसके लिए तुम 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे वो दे दो। 3 घंटे में 2 घंटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटे थ्योरी पढ़ लो, बाकी 2 घंटे में रिवाइज वाला सब्जेक्ट कर लो, कि उसमें अराउंड 30 या 40 क्वेश्चन ही करने हैं पर डे। अच्छा, रिवाइज वाले सब्जेक्ट में 2 घंटे में नए सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा टारगेट कितने क्वेश्चंस का रहना चाहिए डेली का? 2 घंटे में कर रहे हो तो अराउंड 40 या 50 क्वेश्चन तो रहना चाहिए। 40-50 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चंस पर आवर का पर आवर तो रहना चाहिए। लेकिन क्या एक बिगिनर के लिए भी मतलब इतना टारगेट किया जा सकता है 25 क्वेश्चन? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतना स्पीड बन पाएगा शुरुआत में। नहीं सर, बिगिनर के लिए नहीं हो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी, मेरा 3rd अटेम्प्ट है, तो मेरा थ्योरी पहले भी कवर कर रखी है, तो मेरा था ये। पर बिगिनर में ये कि 20 क्वेश्चन तक कर सकता है, 15 to 20 हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हाँ 15 to 20 कर सकते हैं। डेली का अराउंड 50 क्वेश्चंस का मुझे टारगेट लेना चाहिए। हाँ। और रिवीजन के लिए वैसे आइडियली टाइम कब से हमें शुरू करना चाहिए, रिवाइज करना कब से स्टार्ट करें? जब 4 सब्जेक्ट कवर हो जाए क्लास में, तो जब 4 के बाद 5वां सब्जेक्ट स्टार्ट हो, या 3 भी मान लो, 3 कवर हो जाए, जब 4th सब्जेक्ट स्टार्ट हो, तब पहले वाला सब्जेक्ट रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही चीज़ें भूलने लगे हैं, है ना, कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद हम लोग चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे मेंटेन करें कि भूल तो जाते ही हैं, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो? सर देखो, क्लासरूम का मेरे को बेनिफिट यही मिला था कि मैं भूलने का सबको रहता है। फिर हमारा क्या था कि एक सब्जेक्ट कवर हो गया तो क्लास टेस्ट लगता था 1 महीने बाद। अच्छा। लगभग 15 दिन बाद कवर होने के फुल सिलेबस का। तो उसमें जब क्लास टेस्ट लग रहा है तो 2 दिन रिवाइज करो, क्लास टेस्ट दो, उससे अच्छे से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। बेसिकली अगर टेस्ट देना है तो इमीडिएट नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेकर के देना चाहिए सब्जेक्ट कवर होने के बाद, नहीं, ऐसा मतलब होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, हाँ। पर जो क्लास टेस्ट, हमारा क्लास टेस्ट होता था अलग से, वो जैसे ऑनलाइन वाला नहीं था। हाँ। तो उसके लिए, हाँ उसके लिए था वो। नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट जैसे क्या करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज भी मिल गई थी, तो टेस्ट सीरीज को आपने कैसे मेंटेन किया साथ साथ पढ़ाई के? टेस्ट सीरीज का ये था कि 4 सब्जेक्ट टेस्ट थे क्रिएट्रिक्स की टेस्ट सीरीज में, तो उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट टेस्ट लगा लिए थे। पहले 1 लगाया था, जब दोबारा रिवीजन स्टार्ट किया 4 सब्जेक्ट के बाद मैंने 1 सब्जेक्ट का ना, उस टाइम मैंने दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट लगा लिया था। 2 ही लगाए थे बस सब्जेक्ट टेस्ट। 2 सब्जेक्ट टेस्ट, एक बार हमने प्रिपरेशन के दौरान और एक बार रिवीजन के दौरान। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टेस्ट लगाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट कितने मार्क्स का रहना चाहिए, क्योंकि 100% तो नहीं आ पाएंगे पहली बार में? नहीं, मेरे सब्जेक्ट टेस्ट में 100 नहीं, मेरे तो बहुत कम आते थे। मेरे तो अराउंड जस्ट 40 नंबर का टेस्ट था, उसमें मेरे 25-28 नंबर ही आ रहे थे। तो उसके बाद डीमोटिवेटेड फील होता था कि कैसे होता था? हाँ सर, मैंने उसके बाद सर से पूछा कि हाँ क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे कवर करना चाहिए। तो सब्जेक्ट टेस्ट में ये रहता है कि पूरा सिलेबस कवर हो रहा है उस सब्जेक्ट का। तो हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो मेरा वीक हो, वो उसमें सारे क्वेश्चन आ गए, तो उसमें हो सकता है वो आ जाए। तो जैसे गेट, जैसे सब्जेक्ट टेस्ट के बाद आप एनालाइज भी करते थे या कुछ, उसका फ़ायदा कैसे उठाते थे कि सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, मार्क्स को देख के, परफॉर्मेंस को देख के? हाँ, सब्जेक्ट टेस्ट में क्या है कि उसमें सबसे अच्छी बात थी कि टॉपिक वाइज एनालिसिस आता था। तो उसमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक वीक है मेरा। ठीक है। जो टॉपिक वीक है उस पर
थोड़े क्वेश्चन और लगा लो, 10-15 क्वेश्चन लगा लो, बहुत होते हैं उस टॉपिक अच्छा, तो वो टाइम किस तरीके से हम लोग निकालते हैं? जैसे मेरा एक सब्जेक्ट तैयार हो गया, अब मैंने सब्जेक्ट टेस्ट दिया, कम नंबर आ रहे हैं, अब नया सब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या मैं उसके पैरेलल में पहले अपने वीक टॉपिक पे काम करूँ? उसको कैसे मैनेज करूँ? जैसे सर ये सब्जेक्ट टेस्ट है, वो एक सब्जेक्ट कवर हुआ क्लास में, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट देंगे हम एक। ठीक है। जब जो वीक पॉइंट आए तो वो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्टिंग में क्या है कि लोड कम रहता है क्लास में, शुरू के 5-4 दिन इंट्रोडक्शन हाँ, जब इंट्रोडक्शन चलता है 3 दिन तो रहता है ये कम से कम, उस 3 दिन में वो पीछे वाला सब्जेक्ट कवर कर लो। तो सुधीर, जैसे अब हम लोग पावर सिस्टम तक कवर कर लिए है ना, 4 सब्जेक्ट हम लोगों के तैयार हो गए, साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे थे। अब बात ये आती है कि कोर्स कंप्लीशन का आपने टारगेट कब तक का रखा था, कि कब तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए हम लोग का? कोचिंग के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हुआ था 20 दिसंबर को। अच्छा, 28 दिसंबर को। और रिवीजन वगैरह का भी बैच मेरे ख्याल से हम लोगों ने कंडक्ट किया था, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया जब रिवीजन क्लासेस भी चल रही थी? जो रिवीजन मैंने बताया ना, 4 सब्जेक्ट के बाद जो स्टार्ट हुआ था वो रिवीजन बैच से ही स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। कोचिंग में रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ था, RIB वाला, उसी में ज्वाइन किया था हमने। अच्छा। तो उसमें क्या था कि पर डे 2 आवर्स की क्लासें होती थी, उसमें बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, वो भी ऐप के थ्रू था, एक स्पेशल ऐप थी। उससे क्या हुआ था, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का बहुत अच्छा तो जैसे क्लास में रिवीजन कराया गया, उसके बाद घर जा करके भी रिवाइज करते थे, उस सब्जेक्ट पे वर्क करते थे, या फिर बस क्लास का रिवीजन था, उतना रिवीजन था? हाँ, वो मैंने जो 4 सब्जेक्ट के बाद रिवीजन स्टार्ट किया था, वो RIB के शेड्यूल से ही स्टार्ट किया था, रिवीजन बैच के हिसाब से ही। तो डेली रिवीजन बैच में 2 आवर्स क्लासें होती थी, तो उसमें न्यूमेरिकल बस हमारे 15 से 20 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होती। उसमें फिक्स टाइम होता कि इतने टाइम में न्यूमेरिकल बस आंसर सबमिट करना है, तो उससे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन हो रही थी, दोनों इंप्रूव हो रही थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि पहले घर पर क्रैश कोर्स से क्वेश्चन करके आता मैं 30 to 40, जो टॉपिक वीक थे उसकी थ्योरी रिवाइज करके आता, फिर क्लास में प्रैक्टिस। लेकिन जैसे 6 घंटे क्लास हो गई, 2 घंटे का रिवीजन बैच हो गया, अब आपको सेल्फ स्टडी में भी रिवाइज भी करना है, नया सब्जेक्ट भी कवर करना है, तो इस सब के लिए टाइम कैसे मैनेज कर पाते थे? सर वही देखो, 5 घंटे टाइम मिलता है, 5 घंटे में 3 से 3.5 घंटे नए सब्जेक्ट के लिए, 2 घंटे जो रिवीजन सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। और मेरी स्पीड थोड़ी ठीक थी, तो मैं स्पीड 40 to 50 क्वेश्चन कर लेता था 2 आवर्स में। अच्छा, रिवीजन के टाइम पे 2 घंटे में हम लोग 40 to 50 कर लेते थे। और जब आप पहली बार कोर्स कवर करते थे तो कितना स्पीड रहता था? उस टाइम तो 2 घंटे में 30 to 40 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट टाइम। बेसिकली मतलब जितनी बार हम लोग रिवाइज करते हैं तो हम लोगों का स्पीड इंप्रूव होता है, तो वो कॉन्सेप्ट याद रहने स्टार्ट हो जाते हैं फिर। तो इसका मतलब ये कि शुरू से स्पीड पे फोकस ना करें, स्पीड अपने आप ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाता है। इन जनरल आपने मतलब एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया होगा गेट आने तक? थ्योरी की देखे तो थ्योरी तो मैंने 2 बार ही सही से 2 बार रिवाइज की है, पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से रिवाइज मैंने 3 बार कर लिया था। न्यूमेरिकल 3 बार रिवाइज किया और थ्योरी 2 बार। 2 बार। तो इन जनरल जैसे थ्योरी का जितना मैंने आप लोगों को बताया था, ये था कि जनवरी में रिवाइज करना चाहिए ताकि गेट एग्जाम के पहले फ्रेश रहे, तो रिवीजन थ्योरी को आपने कब रिवाइज किया? थ्योरी का मैं जो सब्जेक्ट वीक थे, जैसे मैं हमारा 20 दिसंबर को सिलेबस कवर हो गया था कोचिंग में, तो फिर मैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट वीक थे वो मैंने 20 से और ES के एग्ज़ाम से पहले उस टाइम में मैंने 3 या 4 सब्जेक्ट रिवाइज किए थे थ्योरी के। जैसे मेरा एनालॉग वीक था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरी वीक थी थोड़ी, तो ये 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज किए थे। बाकी मैंने जनवरी में सारे सब्जेक्ट एक बार थ्योरी रिवाइज की थी। जनवरी में ES होने के बाद? ES होने के बाद थ्योरी। और टेस्ट सीरीज को किस तरीके से टाइम दिया? टेस्ट सीरीज जैसे मॉक टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट किए? मॉक टेस्ट के लिए 28 दिसंबर से पहला मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो मॉक टेस्ट के लिए क्या हमने कोचिंग में ही अलग से लाइक CBT वो ऑर्गेनाइज किया था कि थोड़ा एग्ज़ाम का माहौल सा बना रहेगा, प्रेशर फील होगा, काफ़ी लोग एक साथ दे रहे हैं। तो 10 टेस्ट मैंने कोचिंग में दिए थे, बाकी 10 टेस्ट घर पर दिए थे। ठीक है, तो 10 टेस्ट यानी कि 20 टेस्ट में अपना फ्लो आ गया था। तो इन जनरल आपका मतलब टेस्ट सीरीज में स्कोर कितना रहता था मॉक टेस्ट के अंदर? मेरा स्टार्टिंग के 3-4 टेस्ट में अच्छा स्कोर था, 75+ स्कोर था। फिर उसके बाद 4 या 5 टेस्ट में मेरा डाउन हो गया था, 60-65 के बीच आ गया था। उस टाइम पर मेरी सिली मिस्टेक होना ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में पता नहीं अच्छी हुआ था, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन गलत होते थे, लास्ट बाद में मेरे 8, 9, 10 तक चले गए थे, तब मेरा स्कोर डाउन हो गया था। तो उससे कभी मतलब डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ कि स्कोर कम आ रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, शायद उतना एक्सपेक्टेशन को मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा? हाँ, उस टाइम ये लग रहा था कि मैं सेम जो लास्ट ईयर गलती की थी वो इस बार कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ।
फिर मैंने वो जैसे पेपर मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कहाँ कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, कहाँ गलती कर रहा हूँ। जैसे मैं गलती करता था, एक क्वेश्चन गलत पढ़ लेता था, टिक करने में गलती करता था, कैलकुलेशन में मिस्टेक करता था। फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव करके लास्ट जब मॉक टेस्ट लास्ट तक गया तो मेरा वापस स्कोर इंप्रूव हो गया था। लेकिन अब जैसे जनरली ये तो सभी लोग बताते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए, तो आप एनालिसिस बेसिकली करते कैसे? अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी टेस्ट के अंदर? टेस्ट में एक तो टेस्ट जो मैंने ज्वाइन की थी उसमें डायरेक्ट ये था कि टॉपिक वाइज एनालिसिस आ जाता, सब्जेक्ट वाइज। तो ये डायरेक्ट पता लग जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है। जैसे एनालॉग आ गया तो एनालॉग में उस टेस्ट में कौन से टॉपिक आया जो मेरे से हुआ नहीं। जैसे ओपेम आया तो ओपेम नहीं हुआ तो मैं ओपेम को रिवाइज कर लूँगा। अच्छा, और उसको रिवाइज कैसे करेंगे अगर ओपैम्प मेरा वीक लग रहा है मुझे? जनवरी के टाइम तो यही किया था कि मैंने थ्योरी एक बार तो पूरी थ्योरी कवर करनी ही थी। थ्योरी कवर करके मैंने क्रैश का मटेरियल ही रिवाइज किया, क्योंकि क्रैश के कुछ थोड़े अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है। अच्छा, तो थोड़े से क्वेश्चन लगा लिए और एक बार थ्योरी रिवाइज कर ली, तो जो भी मेरा वीक टॉपिक था वो मेरा इंप्रूव हो एक बार कवर हो गया। तो ऐसा भी आपने चेक किया कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ, नेक्स्ट टेस्ट में ये देखा कि जो लास्ट टाइम टॉपिक नहीं हो रहा था, जिसमें मिस्टेक हुई थी, वो अगले में कवर हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक कर। तो इस तरह से एनालाइज हम लोगों ने किया। हाँ सर। और बाकी जैसे क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स का बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो सिली मिस्टेक्स को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? सिली मिस्टेक का कोई ऐसे अलग से कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, वो खुद को ही नोटिस करना पड़ता है कि तुम कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। थोड़ा स्लो चल लो। जैसे कोई 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहा है तो 45 अटैम्प्ट कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करे। तो फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट के अंदर टारगेट कितने क्वेश्चन का लेके चलते थे? 65 ही मुझे टारगेट करना चाहिए, मेरे को थोड़ा कम टारगेट करना चाहिए? नहीं, मेरे 55 का टारगेट था, 55 में टारगेट करता, 55 57 टारगेट करता था, पर मेरे 5 to 6 नेगेटिव होते थे। अच्छा, 5 to 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट होते थे। तो जैसा मुझे पता है कि आपके गेट में अराउंड 81 मार्क्स थे, तो उस समय आपके कितने इनकरेक्ट हुए इस बार? मेरे 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। तो बेसिकली मॉक टेस्ट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमारा गेट में निकल करके आया। तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न कि गेट में जब ज़्यादा प्रेशर था, जब आपने और बेटर परफॉर्म किया? मॉक टेस्ट में मेरा ये रहता कि टारगेट रहता था कि हाँ मैं 55 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, और ये 55 गलत नहीं होने चाहिए। 55 मेरा टारगेट रहता कि हाँ मेरे इतने नंबर लेके आने हैं, 70 या 75 नंबर लेके आने हैं, मेरा ये टारगेट रहता मॉक टेस्ट में। तब मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी। जब मैं गेट के एग्ज़ाम में बैठा तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं। शुरू से जब पेपर स्टार्ट किया मैंने, लास्ट तक बिल्कुल कभी नहीं सोचा मेरे इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इतने नंबर लेके आने हैं। मैं बस फ्लो में चलता रहा, जितने हुए उतने हो गए। और गेट पेपर में बेसिकली जैसे जाते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि पूरा करियर हमारा दांव पे लगा हुआ है। और ऊपर से क्या होता है कि कई बच्चे इस चक्कर में अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उन लोगों का पोटेंशियल होता है। काफ़ियों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो उस एग्ज़ाम टाइम को हम लोग 3 आवर्स को कैसे यूज़ करें ताकि हम लोगों के मार्क्स जो है मैक्सिमाइज हो पाए? एग्ज़ाम टाइम में ये कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्टार्ट करे अटैम्प्ट करना, तो जब कोई भी टफ क्वेश्चन लगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लगे, उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। क्यों उस पर टाइम दे दिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया तो और ज़्यादा प्रेशर फील करेगा। फिर आगे टाइम में अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे सिंपल क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो अच्छा ये है कि वो लेंदी और जो टफ क्वेश्चन है वो छोड़ दो, फर्स्ट अटैम्प्ट में छोड़ दो। जब दोबारा पेपर रिवाइज किया जाए तो उस टाइम पर वो अटैम्प्ट कर लो। और जब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए? किस तरीके से मैं पेपर को शुरू करूँ? ये सीक्वेंस जो मॉक टेस्ट में फॉलो किया वही करना चाहिए। जब मैंने मॉक टेस्ट में यही किया था, एक नंबर पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन किए थे 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में, 2 मार्क्स वाले 90 मिनट्स में, फिर एप्टी सेक्शन। मैं मॉक टेस्ट में मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, मैंने वहाँ भी यही फॉलो की। और गेट में जैसे क्या होता है कि मैं सब लोगों को यही चीज़ बोलता हूँ कि रिवाइज एक बार करना चाहिए ताकि मिस्टेक्स मिनिमाइज हो पाएँ। तो आपने पहली बार पेपर अटैम्प्ट कितनी देर में कर लिया था ताकि रिवीजन के लिए टाइम निकल पाए? मेरे 2 आवर्स 40 मिनट्स में पहला एक बार में हो गया था पेपर। फिर लास्ट के 20 मिनट्स में जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, कुछ क्वेश्चन कुछ छोड़ भी रखे थे, फिर वो दोबारा अटैम्प्ट किए थे मैंने। अच्छा, तो जैसे मार्क फॉर रिव्यू थे उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर अगर मैंने कुछ क्वेश्चन देखे ही नहीं है मुझे उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो कैसे मैं मैनेज करूँ? पहले मार्क फॉर रिव्यू को देनी चाहिए, क्योंकि उस पर हम पहले भी टाइम दे चुके हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वो तो आइडिया है उसका कैसे करना है, तो सोल्यूशन उसका जल्दी हो सकता है। पहले उनको देना चाहिए, फिर जो नहीं पढ़े हैं, जो छोड़ रखे हैं, दोबारा उनको। और बाकी वर्चुअल कैलकुलेटर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत ऑफलाइन कैलकुलेटर की होती है, तो उसके साथ कैसे गेट यूज टू होंगे हम लोग? उसके लिए ये है कि जब टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करें तो सब्जेक्ट टेस्ट में तो मैं भी एक करता था कि मैं कैलकुलेटर से कर लेता था, वर्चुअल से नहीं करता था। पर जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया उस टाइम मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी उस
ऑफलाइन कैलकुलेटर से नहीं किया था, सारे सारे वर्चुअल से ही किए थे, तो उतने में सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। 20 टेस्ट दो इतने में। 20 टेस्ट के अंदर अपना वर्चुअल कैलकुलेटर पे कमांड हो जाता है। और इसके अलावा जैसे कि गेट में हमारा 2 आवर्स 40 मिनट में पेपर हो गया, तो उसके बाद रिवाइज़ करते वक्त हमें क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज़ करना चाहिए? जो चीज़ हम लोग चेक करें, क्या सारे क्वेश्चन मैं चेक करूं या फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन चेक करने चाहिए? जो पहले से डाउट, मैंने तो ऐसा किया था कि जो डाउट लग रहा था कि इसमें 2 ऑप्शन में से ये होगा उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, और जो लास्ट के 20 मिनट्स थे उनमें वही दोबारा चेक किए थे। पर लास्ट के 10 मिनट्स में तो मेरे से भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ के, वो फंस गए थे। लास्ट के 10 मिनट्स मेरे वेस्ट हुए थे, हुए भी नहीं थे। और शुरुआत में मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि कुछ टाइम जिटर पीरियड जिसे मैं कहता हूँ कि एकदम से हम लोग फ्लो में नहीं आ पाते हैं, तो शुरुआत में आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि 10-15 मिनट नर्वसनेस थी, एकदम से हम लोग फ्लो में नहीं आए एग्जाम में, या फिर शुरू से ही अपना जो स्पीड था वो मेंटेन हो गया? नहीं, इस बार के पेपर में ये था कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन बन रहे थे, तो वो वाला टाइम में से पीरियड नहीं आया था, तो नर्वसनेस नहीं आई थी, बिल्कुल फ्लो में हो गए थे। ठीक है। और जैसे कि अब बात ये आती है, आपने जैसे क्लासरूम प्रोग्राम किया, तो आपको क्या लगता है कि क्लासरूम कितना बेनिफिशियल होता है अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है क्लासरूम कहीं पे भी? क्लासरूम कोई सेल्फ स्टडी में ये ऐसा आ रहा है कि वो कुछ खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, खुद से स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा, कोई स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया उसमें टाइम मतलब सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहा है वो, तो उसके लिए क्लासरूम बेनिफिशियल होता है। क्लासरूम में क्या है कि क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होती है, उसके बाद क्लास टेस्ट होता है, उसके बाद रिवीजन बैच होता है, उनमें भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर खुद रूम पर भी मतलब फ्लो बन जाता है कुछ करने का। और जैसे कि अब गेट का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी आपका मतलब क्या एम है कि गेट के बाद क्या करना है? PSU, M.Tech किस तरफ जाना चाहेंगे? अभी तो ESC प्रीलिम्स निकला है, तो मेंस की प्रिपरेशन चल रही है साथ में, और वैसे मेन PSU का ही है, M.Tech का कोई आइडिया? और PSU में भी कोई ऐसी प्रेफर्ड चॉइस हो आपकी कि यही PSU में मुझे जाना है, जो कि आपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा हो? नहीं, अभी तो ये ऐसे डिसाइड तो नहीं किया है, पर ऐसा है कि 2-3 PSU उन्हीं में से ही है। तो 2-3 जैसे कौन कौन सी PSU प्रेफर्ड रहेंगी? PGCIL, IOCL, ONGC, इन 3 में से प्रेफर। IOCL और पावर ग्रिड, 3 में से। पावर ग्रिड तो खैर इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ी PSU कहलाती कोर है। की। ठीक है, चलिए सुधीर, कांग्रेट्स फॉर योर रैंक, है ना? थैंक यू सर। हम ये विश करते हैं कि आपको अच्छा सा PSU मिले, आगे आपका करियर सेट हो, तो फिर आगे मिलते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने भी जितनी चीज़ें सुनी हैं, आप अगर उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ रहती हैं तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, बाय मेल पूछ सकते हैं, बाय फेसबुक ग्रुप पूछ सकते हैं, वील बी हैप्पी टू।